डिफरेंस डोमेन्स के अंदर ये हमारी डिस्कशन रही। एल्गोरिथम्स पे हमने बात की कि वी हैव नाउ मोर पावरफुल जो है एल्गोरिथम्स हैं जो हमारे सीपीयू एंड जीपीयूज पे क्या कर सकते हैं, पैरेलली जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और न्यू वेव ऑफ द इन्वेस्टमेंट को यहाँ डिस्कशंस की कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, गूगल्स है या यूट्यूब वगैरह है, तो वो किस हद तक जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं डीप लर्निंग्स। और इसके बाद डेमोस्ट्रेशन ऑफ डीप लर्निंग के बाद हमने एबिलिटी लॉस्ट है। तो लास्टली जो है हम आज की इसकी नॉर्मिकल स्टेटस पे डिस्कशंस करते हैं कि जो है डीप न्यूरल नेटवर्क जो हमारे पास है वो किस तरह से बिल्डअप होता है, उसमें लॉस फंक्शंस क्या हैं, ऑप्टिमाइजर्स क्या हैं, और हमने जिक्र किया था वेट्स का। वेट्स के हवाले से बात करेंगे कि उसको हम जो है किस तरह से जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 डेज लेक्चर्स जो है आउटलाइन अगर आप देखें तो यहाँ एनाटॉमी ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स को हम डिस्कस करेंगे। लेयर्स है नंबर 1 पे हमारे पास, और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीप न्यूरल नेटवर्क से तो लेयर्स किस तरह से बिल्डअप होती हैं, और इसकी बेस पर हम जो है किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह के लेयर्स को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल्स है नेटवर्क्स ऑफ द लेयर्स, और इसके बाद हम लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर्स की बात करेंगे। की टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है, और ये 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और किस तरह से हमारा जो है वो डीप न्यूरल नेटवर्क जो है लर्न करता है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर्स। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू क्लास है हमारे पास, क्लास एंड टेंसर फ्लो एंड तीनों एंड द सीएनटी के जो है मैंने एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आपको क्लास में दी है। आज हम इसको देखेंगे जो हम सेलेक्ट कर चुके हैं डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वो कौन सा है और उसको इस्तेमाल करने से हमें क्या जो है एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। उसके बाद हम 12 क्लास से क्विक ओवरव्यू लेंगे, एक हम एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और सेटिंग अप डीप जो है डीप लर्निंग वर्क स्टेशन किस तरह से बनाएंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये हमारा थर्ड डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एनाटॉमी ऑफ द डीप न्यूरल नेटवर्क्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सिंगल न्यूरॉन मॉडल परसेप्ट्रॉन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो परसेप्ट्रॉन क्या है, इज सीन एज एनालिसिस टू बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ह्यूमंस जो है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम्स को हमने यहाँ प्रेजेंट किया है, और यहाँ अगर हम एक न्यूरॉन्स की एनाटॉमिकल स्टेटस देखें तो यहाँ उसके क्या है, एक डेंड्रिट्स होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, और सेल बॉडीज है, एक्सियम्स है, नोड ऑफ द डेंड्रिट्स है, पाइन सीथ है, और इसी तरह से एक्सियम्स टर्मिनल है, और इसके बाद जो है आप देखें शोन सेल्स है, माइलिन सीथ है। तो इसके अंदर जो एक एनालिसिस है या जो इंस्पायर्ड हुए हमारे साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ह्यूमंस जो है उसका नर्वस सिस्टम्स के अंदर जो है वो सिग्नल जो है प्रोसेसिंग के बाद जिस तरह इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव होती है, उसी को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें कंप्यूटर के अंदर, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम ह्यूमंस लेवल्स की जो है वो कैपेबिलिटीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मशीन्स के अंदर। तो यहाँ पर था बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स फायर्ड एन इम्पल्स था वंस द सम ऑफ द ऑल इनपुट्स इज ओवर अ थ्रेशोल्ड। और ह्यूमंस के जो न्यूरॉन्स है उसमें इस सिस्टम ये होता है कि इसमें इम्पल्सिस ऑफ वंस द सम ऑफ इनपुट, जितने भी इसके अंदर इनपुट्स आ रहे हैं वो सारे इनपुट्स को एक सबमिट किया जाता है। उसके बाद उसके लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज सेट की जाती है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यूज को वो क्रॉस करता है तो नेक्स्ट सिग्नल पास होता है, अदरवाइज सिग्नल आगे नेक्स्ट न्यूरॉन उसको पास नहीं होता। तो द परसेप्टर एक्ट्स लाइक द स्विच, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो परसेप्ट्रॉन है वो एक एक्ट कर रहा होता है लाइक द स्विच। और स्विच में क्या होता है कि जी हमारे पास या तो हम लोग सिग्नल को पास होने देते हैं या सिग्नल को पास नहीं होने देते। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास रोशन फ्लैट्स जो है परसेप्ट्रॉन 1958 के अंदर उन्होंने दिया। यहाँ पर इनपुट्स हैं हमारे पास, और इसके साथ हम लोग वेट सेट करते हैं, और वेट्स के बाद जो है वेटेड एक्सम निकालते हैं, और उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और उसको जो आउटपुट है वेटेड सम्स को एज इनपुट देते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस को। और उस थ्रेशोल्ड वैल्यूज से अगर ये जो है ज़्यादा होता है तो देन हमारा जो है आउटपुट आगे जाता है, अदरवाइज जो है हमारा आउटपुट आगे पास नहीं होता। तो ये एनालिसिस है जो हमारे पास है। ह्यूमन ब्रेन्स को हमने देखा
जानिब, और इसमें ये था कि इन पल्सेस वंस टू सम ऑफ द इनपुट्स, और इसमें आने वाले जो सिग्नल से जो पल्सेस थी उनको सम अप किया जाता था इनपुट्स को एंड ओवर अ थ्रेशोल्ड, और उसको बाद जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से पास होता है। अगर उससे थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो इंक्रीज होता है देन सिग्नल पास ऐड आगे जाता है, अदरवाइज जो है वो ऑन नहीं होता। तो इसको आप एक स्विच की तरह देखेंगे कि ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल है ये एक्टिवेशन फंक्शंस है, तो ये हमारे पास एज अ स्विच वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क जो है रिवॉल्व्स है अराउंड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, और डिस्कशन हुई थी हमारी क्लास के अंदर भी कि हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पर अपने जो मशीन लर्निंग के अंदर है वो हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल्स को, और ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, अगर डीप न्यूरल नेटवर्क्स की बात करेंगे वी आर फाइंडिंग सेट ऑफ द वेट्स, और जो हमारे जो है वो प्रिडिक्शंस में हमें क्या करेंगे हेल्पफुल हों, और वो एक स्पेसिफाइड एक्यूरेसी जो है हम उसमें मीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ों को अगर देखा जाए तो नंबर 1 है हमारे पास लेयर्स विच आर कंबाइंड इनटू द नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स के अंदर ये लेयर्स हैं, और लेयर्स का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। डेटा रिप्रेजेंटेशन है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए वी आर रिक्वायरिंग इट्स पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, वेट्स का नाम देते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स है यहाँ पर। तो लेयर्स को हम आज समझने की कोशिश करेंगे लेयर्स क्या हैं, और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हम इनपुट्स की बात करेंगे, डाटा एंड करस्पॉन्डिंग टारगेट्स, और दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स की वो डाटा एंड इसका करस्पॉन्डिंग टारगेट्स हैं, यानी हमें एक लेबल डेटा सेट चाहिए और एक सुपरवाइज अप्रोच है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपरवाइज अप्रोच क्या होती है। नेक्स्ट वी आर रिक्वायरिंग द लॉस फंक्शंस, और इसमें हमें एक लॉस फंक्शन चाहिए होता है, एंड व्हाट्स द रोल ऑफ द लॉस फंक्शन इज दैट वी डिफाइंस द फीडबैक सिग्नल्स यूज्ड फॉर द लर्निंग, और ये एज अ फीडबैक हमारे पास क्या होता है सिग्नल के तौर पर वर्क होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, और लर्निंग क्या होती है वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वेट्स दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रेडिक्शंस है। तो लिहाजा ऑप्टिमाइजर्स क्या होगा, वी डिटरमाइन करेगा और लर्निंग प्रोसीड्स के हमें लर्निंग को किस तरह से प्रोसीड करना है, और वेट्स को अब जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो किस तरह से करनी है, और इसके लिए जो फीडबैक है वो क्या है हमारे पास लॉस फंक्शन है। तो ये अगर आप एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, ग्राफिकल फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था कि वी हैव द इनपुट डेटा दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द सिंबल एक्स है, और उसके बाद हमारे पास लेयर्स है, और लेयर्स के अंदर जो है वो मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नई शक्ल के अंदर, एक नई फॉर्म्स के अंदर, और यही चीज़ कहलाती है हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग इन केस ऑफ द डीप न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। और वी आर जो है इसके साथ अटैच करते हैं वेट्स को, और वेट्स जो हैं वो हमारे पैरामीटर्स हैं लेयर्स के। और नेक्स्ट वी हैव टू प्रेजेंट अनदर लेयर्स, तो फिर इसका मतलब है कि हम डाटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो मोर जो है प्रिसाइज कर रहे हैं मशीन्स को जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, तो ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन लेयर 2 होगी। इसी तरह से लेयर 2 के साथ भी हमारे पास क्या होंगे, वेट्स हम अटैच करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें प्रेडिक्शन मिल रही है जो वी आर प्रेजेंटिंग सिंबल वाई हैट के साथ जो है हम इसको प्रेजेंट किए। अब इसका हमने डिफरेंस देखना है कि हमारे पास जो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जो हमारा मॉडल है वो किस हद तक जो है वो करेक्ट जवाब दे रहा है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि वी हैव अ ट्रू टारगेट सिग्नल एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय द इसको वाई सिंबल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसका लॉस फंक्शंस होगा, और लॉस फंक्शंस क्या करेगा इन पर जो है वो डिफ्रेंशिएट करके एक लॉस जो है हमारे पास स्कोर निकाल कर देगा। तो लॉस स्कोर जो होगा वो एज अ फीडबैक वर्क करेगा किसके लिए, ऑप्टिमाइजर्स के लिए, और ऑप्टिमाइजर्स हमारे पास क्या करेगा, अपडेट्स दी वेट्स ऑफ दी लेयर्स को अपडेट करेगा अंडर दी गिवन लॉस स्कोर्स की बेस पर। दिस इज द टोटल वर्किंग फाउंडेशंस ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स की एक जो है फंक्शनैलिटीज है, ये नॉट जो स्टेटस है वो इस तरह से वर्कआउट करते हैं, और इसी को हम बेस बनाते हुए फिर आगे चलेंगे कि which are the loss functions प्रेफरेबल कौन से हैं, और किस केस के लिए कौन सा लॉस फंक्शन प्रेफरेबल होगा। इसी तरह से किस तरह से हम ऑप्टिमाइजर्स यूज करेंगे और कौन कौन से अवेलेबल्स हैं, और फिर हम उनकी डिटेल में जाएंगे कि ये काम जो है इंटरनली कौन सा जो है मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, वो किस बेस पर वो ये या प्रोबेबिलिटीज को इस्तेमाल करके वो किस तरह से ये काम कर रहे हैं। So next we are going to start the first component, that is the layers, the building blocks of the deep learning.
जो है यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि लेयर्स जो हैं वो क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीप लर्निंग का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो लिहाजा लेयर्स होता क्या है, देखिए जी फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है ये न्यूरल नेटवर्क इज अ लेयर एंड नेक्स्ट लेयर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल, और जिसे हम डाटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स देख सकते हैं। और मैंने आपको मैथमेटिकल भी बताया था कि इफ वी आर evaluate मैथमेटिकली डीप न्यूरल नेटवर्क्स, तो हर लेयर्स क्या है वो एक फंक्शंस है, और हर फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन चेनिंग्स बन जाती है कि पूरा हमारे पास जो एक लेयर्स है वो एज इनपुट होगी दूसरी फंक्शंस की यानी दूसरी लेयर्स की एंड सो तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लेयर्स दैट टेक्स एन इनपुट ऑफ द वन आर द मोर टेंसर्स, और ये एक से ज्यादा जो है वो टेंसर एज इनपुट लेगी एंड दैट आउटपुट इज द वन आर द मोर टेंसर्स, और एक से ज्यादा टेंसर्स जो है वो हमें रिटर्न करेगी। अब यहाँ मैट्रिक्स भी होता है, मैट्रिक्स को आप जानते हैं बच्चों कि वो 2 डायमेंशनल होता है, और हमारे पास टेंसर जो होता है वो n डायमेंशन होता है। मतलब अगर वो 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, तो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, वो टेंसर्स जो है टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। तो इसे आपने याद रखना है। मैट्रिक्स 2 डायमेंशन होगा तो मैट्रिक्स है, और 3 डायमेंशन में हम जाएंगे तो यहाँ पर टेंसर्स का कंसेप्ट आएगा। Some layers are stateless हैं, but more the frequently layers have the states. तो इसमें क्या मतलब है इसका, लेयर्स वेट्स वन आर द सेवरल टेंसर्स लर्न विद द जो है स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंडेंट जो है उसकी मदद से हम ये क्या करवाएंगे, लर्न करवाएंगे विच टुगेदर कंटेन द नेटवर्क्स नॉलेज। और ये सब जो है वेट्स जो हैं हर लेयर्स के हैं, इनको हम क्या कहेंगे, नेटवर्क्स नॉलेज कहेंगे। एंड जब हमारा जो एक नेटवर्क ट्रेन हो जाता है बच्चों, तब हम इन वेट्स को हम क्या करते हैं, वी आर स्टोर्ड इन फाइल में, हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। देन वो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे मॉडल्स को जो है वो दोबारा से ट्रेनिंग करवानी, वो इसी वेट्स को इस्तेमाल करते हुए प्रिडिक्ट कर सकता है नेक्स्ट जो न्यू सैंपल हमारे पास आएगा। तो डिफरेंट लेयर्स आर एप्रोप्राइट फॉर डिफरेंट टेंसर्स फॉर्मेट्स है, तो लिहाजा हर लेयर्स के अंदर जो टेंसर्स होंगे फॉर्मेट्स वो डिफरेंट डायमेंशंस के होंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग होगी उसके अंदर। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें, अगर आपके पास एक सिंपल वेक्टर डेटा है स्टोर इन 2D टेंसर्स के अंदर, आप उसको स्टोर कर देंगे और उसकी शेप क्या होगी, जैसे सैंपल्स कॉमा फीचर्स है, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स की कितनी तादाद है, और नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स होंगे कि उसके अंदर फीचर्स हैं कितने हैं, 2 हैं 4 हैं 3 हैं, ये सेकंड डायमेंशन में रहेगा। इस तरह से आप लोग जो है वो एक्सेल शीट्स में जो है वो डाटा को सेव कर लेते हैं। इज ऑफन प्रोसेस्ड बाय दैट जो है डेंसली कनेक्टेड लेयर्स के साथ आप इसको प्रोसेस करेंगे, उन्हें हम कहते हैं फुली कनेक्टेड और डेंस लेयर्स। अब यहाँ देख लें कि ये डेंस लेयर्स का जो कंसेप्ट होगा उसका मतलब ये है कि अगर लेयर्स आपस में फुली कनेक्टेड हैं देन वी कॉल देम क्या कहेंगे, उनको डेंस लेयर्स कहेंगे। और डेंस क्लास के अंदर है कि वो आप उसको उसी क्लास को एज ऑब्जेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है फुली कनेक्टेड जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होगा, डिजाइन हो जाता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस डेटा होगा। अब सीक्वेंस डेटा को स्टोर करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग 3D टेंसर्स ऑफ द शेप चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल भी एंड विद एग्जांपल्स भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि 2D टेंसर्स किस तरह से डेटा रखेंगे, उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में रखा हुआ, लेकिन यहाँ जस्ट उसका एक कंसेप्ट दे रहा हूँ और इन डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में विद इट्स एप्लीकेशंस के साथ आपको जो है वो हम बताएंगे। लिहाजा यहाँ देखिए हमारे पास अगर सीक्वेंस डेटा आ चुका है तो हम इसको किस में स्टोर करेंगे, 3D में। और ऊपर था अगर वेक्टर डाटा हो तो फिर हम उसको 2D टेंसर्स के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। 3D केस के अंदर हम लोग जो है वो क्या होता है, सैंपल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो टाइम स्टेप्स को जाहिर करता है, और नेक्स्ट जो होता है वो हमारे फीचर्स होते हैं। इस टिपिकली प्रोसेस्ड बाय द रिकरेंट लेयर्स है सच एज LSTMs जो लेयर्स को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमें डाटा जो है वो सीक्वेंशियल चाहिए होता है, तो लिहाजा हम उसको 3D टेंसर्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा की फॉर्म होती है वो इमेज डाटा होता है, और इसे हम स्टोर करते हैं बच्चों 4D टेंसर्स के अंदर। यूजुअली प्रोसेस बाय 2D कन्वोल्यूशनरी लेयर्स की मदद से हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो दीज आर द 3 पर्टिकुलर जो है हमारे पास फॉर्म्स हैं, और उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस के हम लोग टेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये आपको पता होना चाहिए फर्क इसका, टेंसर्स क्या है और हमारे मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स में हम लोग जो है वो आमतौर पर 2 डायमेंशन होता है कि कॉलम्स एंड रोज होती है, और अगर हमारे पास इससे ज़्यादा डायमेंशन चाहिए तो हम एक टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टेंसर्स की, और ये हमारे पास क्या है 3D एंड
4D 5D और n डायमेंशन तक हम इसमें डाटा रख सकते हैं। आमतौर पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 4D तक यानी 5D तक यानी वीडियो डाटा तक होता है। इसके अलावा तो जो है हमारे पास इसमें डाटा नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, लिहाजा 5D तक हम डाटा को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं जो वीडियो डाटा है हमारे पास। तो यू कैन थिंक ऑफ द लेयर्स एज द लीगो ब्रिक्स ऑफ द डीप लर्निंग्स। तो लिहाजा आप डीप लर्निंग्स के अंदर जो लेयर्स का जो रोल है वो एक लीगो ब्रिक्स की तरह है। A metaphor that is made explicit by the framework like the Keras, और यही framework जो है वो Keras में implement हुआ होगा। Building deep learning model in a Keras is done by clipping together compatibility layers है। अच्छा, अब ये जो different dimensions की layers हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरह से फिजिबल होती है कि यूजर्स को क्या हो आसानी हो। तो यहाँ पर है टू फॉर्म द यूजफुल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन। क्या है हमारे पास यहाँ पर रोटेशन एक वर्ड इस्तेमाल होता है लेयर्स कंपैटिबिलिटी का। तो लेयर्स कंपैटिबिलिटी का किरास के अंदर क्या मीनिंग्स है, और here refer to specifically to the fact that the every layer will only accept input tensors of a certain shape and will return the output tensors of a certain shape। यानी उसका एक पर्टिकुलर शेप में आप डाटा एज इनपुट देते हैं और वो एक पर्टिकुलर आउटपुट डाटा क्या करती है रिटर्न करती है। अब उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ देखें तो हमने क्या किया है, फ्रॉम क्लास इंपोर्ट लेयर्स, ये हमने एक जो है उसकी समझ लें कि हमने जो है क्लास लेयर्स को जो है वो इंपोर्ट किया है, और उसके बाद हमने लेयर्स डॉट डेंस, और इसके बाद जो है हमने उसी जो है पैकेज से डेंस को लिया और 32 इनपुट शेप 784, यानी 784 डायमेंशंस को वो जो रिटर्न कर रहा है वो कितना कर रहा है 32 पे। तो डेंस लेयर ने क्या किया 32 आउटपुट यूनिट्स हमें रिटर्न किए, जबकि इनपुट हमने कितना दिया था 784। यानी यहाँ पर हम लोग दोनों चीजें डिफाइन करते हैं कि उसकी जो डेंस लेयर की इनपुट क्या होगी और उसकी आउटपुट क्या होगी। इस पर इनपुट कितना ले रहा है 784 यूनिट्स एज इनपुट ले रहा है ये, जबकि आउटपुट हमें क्या दे रहा है वो 32 यूनिट्स आउटपुट दे रहा है। अभी इसको जब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 4 है उसमें हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं बना के दिखाऊंगा, और फिर आप देखेंगे कि पहले हम डाटा को आपको दिखाएंगे, इसकी शेप देख लें 784 जो है वो यूनिट्स है, और नेक्स्ट जो है वो आउटपुट कितनी आ रही है 32 है। अच्छा, इसके बाद देखिए दिस लेयर्स कैन ओनली बी कनेक्टेड टू अ डाउनस्ट्रीम। सो जो नेक्स्ट इससे अगर हम कोई लेयर इंप्लीमेंट करेंगे तो यही बात है कि उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए 32 डायमेंशन वेक्टर होना चाहिए एज अ इनपुट। तो लिहाजा इस चीज़ को हमें देखना है कि अगर हम ये जब नेक्स्ट लेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम चाहते हैं कि मजीद जो है वो डाटा फिल्टर आउट हो जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन बेटर हो, तो लिहाजा जब आप उस लेयर्स को उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लिहाजा आपको उसकी जो इनपुट यूनिट सेट करने होंगे वो कितने होंगे 32 डायमेंशनल वेक्टर्स आप उसको सेट करेंगे। When using the class, you do not have to worry about the compatibility। तो यहाँ पर compatibility के लिए आपको जो है वो कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, because the layers you add to your models are dynamically होंगे built to match the shape of the incoming layers। तो लिहाजा जो next layers है वो incoming layers के compatibility के मुताबिक खुद से जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। फॉर इंस्टेंस सपोज यू राइट द फॉलोइंग। अब एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रॉम क्लास जो है इंपोर्ट मॉडल्स एंड लेयर्स किया, और उसके बाद आपने मॉडल सीक्वेंशियल मॉडल डिफाइन किया, और उसके बाद आपने क्या किया मॉडल्स डॉट ऐड, उसमें आपने एक लेयर ऐड करवाई है और इसके इनपुट से 784 जो है यूनिट्स हैं, जबकि आउटपुट कितनी होगी 32। अच्छा, अभी यहाँ पर आप देखें तो आपने यहाँ पर इनपुट सेट नहीं किया, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द आउटपुट। यानी आपको इस लेयर्स पर जो इसके आउटपुट चाहिए वो कितना चाहिए 32। तो यहाँ पर आपने इनपुट जो है सेट की है ऑन द फर्स्ट लेयर्स, एंड देन सेकंड लेयर्स यू नेवर राइट डाउन इनपुट, जस्ट ओनली राइट द आउटपुट आपने यहाँ मेंशन किया। तो अब ये देखें द सेकंड लेयर डिड नॉट रिसीव एनी इनपुट शेप आर्गुमेंट्स। तो लिहाजा यहाँ पर आपने इनपुट जो है शेप आर्गुमेंट्स जो है नहीं दिए, बल्कि इंस्टेड ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा इट्स इनपुट शेप एज बीइंग द आउटपुट शेप ऑफ द लेयर दैट केम बिफोर। तो लिहाजा यहाँ से ये खुद देख लेगा कि इसकी इनपुट शेप क्या होगी। इसके बाद है मॉडल्स। देखें पहले हमने जो है वो डिस्कस किया लेयर्स को,
और लेयर्स के बाद हम बात करते हैं कि मॉडल्स क्या होता है। और ये जो भी आपने देखा था यहाँ पर भी एक हमने यूज़ किया सीक्वेंशियल्स मॉडल। और सीक्वेंशियल से इसमें डिफरेंट मॉडल्स आर्किटेक्चर्स को हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। जो ये हमारा मॉडल्स है ये सीक्वेंशियल है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो इनपुट है और इनपुट के बाद क्या होगा हमारे पास और नेक्स्ट लेयर्स है, सीक्वेंशियल डाटा हमारा मूव कर रहा है, नेक्स्ट लेयर्स है और इसके पास सपोज हमारी आउटपुट लेयर है। तो दिस इज प्रोसेसिंग द सीक्वेंस, तो इस द मॉडल इज अ सीक्वेंस मॉडल्स कहलाएगा, सीक्वेंशियल मॉडल्स। और यहाँ पर जो है ये भी लेयर्स डेंस को मैं भी डिफाइन कर चुका हूँ कि फुली कनेक्टेड। और ये लेयर्स जो है वो अगर हम उसमें प्रैक्टिकली देखें यूँ हमारे पास, तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास जो इनपुट्स होंगे यहाँ पर अगर 2 लेयर्स हैं ये, और फिर ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी होगी और इससे भी कनेक्टेड है, इस तरह से ये जो है दोनों से भी कनेक्टेड है। तो दिस इज फॉर्म ऑफ फुली कनेक्टेड, यानी हमारा हर जो आउटपुट यूनिट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट यूनिट से क्या होगा कनेक्टेड होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डेंस लेयर्स का नाम देते हैं। तो मॉडल्स की समझ आ गई कि मॉडल्स इस आर्किटेक्चरल व्यू है इन विच वी आर वर्ड्स नेटवर्क्स इवैल्यूएटेड है, किस तरह से वो वर्कआउट करता है। तो नेक्स्ट मॉडल डीप लर्निंग मॉडल इज अ डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स होता है एक्चुअली। अभी आपने देखा एक डायरेक्टेड जो है साइक्लिक ग्राफ है, उसको हम ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है। मोस्ट इंस्टेंस इन लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स है, लिहाजा ज़्यादातर जो इसके इंस्टेंस है एक लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स है, मैपिंग अ सिंगल इनपुट, और वो एक सिंगल इनपुट को क्या करने मैप कर रहे हैं टू अ सिंगल आउटपुट, और सिंगल आउटपुट से उसे क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मच ब्रॉडर वैरायटी ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज, यानी जो नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। अगर आप देखें सामने में से 2 ब्रांच नेटवर्क्स हैं। अब 2 ब्रांच नेटवर्क में ये होता है कि हमारा एक जो ब्रांच ऑफ द नेटवर्क है दैट इज एवैल्यूएशन से सपोज कंप्यूटर वियर है, यानी इमेजेस पे वर्कआउट कर रहा है, जबकि दूसरा जो है उसमें कैप्शंस करने के लिए जो है टेक्सचुअल वर्कआउट कर रहा है। तो यह दिस इज द 2 ब्रांचेस है। तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 2 ब्रांच होगी। एक ब्रांच में हम लोग कंप्यूटर यानी इमेज को आउटपुट दे रहे हैं, दूसरे में हम लोग क्या दे रहे हैं टेक्सचुअल आउटपुट दे रहे हैं। इस तरह से मल्टी हेड जो है नेटवर्क है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब इसकी एप्लीकेशंस आएगी। इस तरह से इंसेप्शंस ब्लॉक्स हैं हमारे पास। तो दीज आर द नेटवर्क्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सीक्वेंशियल्स को हमने आज देख लिया, और दूसरे है हमारे पास 2 ब्रांच नेटवर्क्स हैं। ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इनकी एप्लीकेशंस आएगी उनको साथ साथ डिस्कस करेंगे। इस तरह से मल्टी हेडेड नेटवर्क्स हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनके इंडिविजुअली जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है, और एट द कंक्लूजन्स वो क्या करते हैं, मर्ज होते हैं, और हमें जो है वो आउटपुट उसमें से जो भी प्रेडिक्शंस वो देते हैं। तो टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क डिफाइन करती है असल में हाइपोथेसिस बेस को। तो ये जो टोपोलॉजीज का वर्ड हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, जो नेटवर्क का वर्ड इस्तेमाल किया है, ये हमें हाइपोथेसिस बेस बताती है। उसकी इसका मतलब क्या होता है, इन मशीन लर्निंग सर्चिंग फॉर द यूजफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम इनपुट डेटा विद इन प्रीडिफाइंड, जो हमारे पास जो है आउटपुट predefined space of the possibilities होती हैं। ड्यूरिंग द गाइडेंस फ्रॉम द फीडबैक सिग्नल से हम गाइडेंस लेते हैं, और उन प्रीडिफाइंड जो है ना स्पेस के अंदर उस पॉसिबिलिटीज को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बाय चूजिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज से हमें क्या होता है, यू कॉन्स्ट्रेंट्स योर स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटीज पे आप एक कॉन्स्ट्रेंट्स या एक रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उस हाइपोथेसिस जो है स्पेस के अंदर टू स्पेसिफिक सीरीज ऑफ द टेंसर ऑपरेशंस, और वहां पर जो आपके टेंसर ऑपरेशन होते हैं वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं, और इस तरह से आपकी मैपिंग होती है इनपुट डाटा टू आउटपुट। तो ये नेटवर्क एक्चुअली जो है वो जो है डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स पे कि हम किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ पर जो हमारे पास जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, और इनपुट्स को भी हम देखेंगे किस तरह से इनपुट को हम किस तरह का आउटपुट बनाना चाह रहे हैं, उसी लिहाज से हम अपने नेटवर्क को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाएगा, हम देखेंगे कि हम लोग जो है जो कंप्यूटर विजन्स में किस तरह का आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, वी आर जो है डिफाइनिंग इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग केस के अंदर है, नेचुरल जो है हमारे पास रिकरेंट ऑपरेशंस के अंदर हम किस तरह का जो है वो नेटवर्क डिफाइन करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो ऑटोमेटिकली इसके बारे में बढ़ता रहेगा, और हमें समझ आती रहेगी कि किस तरह के नेटवर्क को हम किस तरह की प्रॉब्लम के लिए डिफाइन करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है वंस द नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड। अगर आपने आर्किटेक्चर हमने डिफाइन कर लिया है कि उसमें नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी और हर लेयर्स के यूनिट्स कितने होंगे। अच्छा, ये दो चीजें जो है प्रीवियस से जो अभी हमारी डिस्कशन रही है उसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखने के। जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वी आर लुकिंग फॉर द जो है नंबर ऑफ लेयर्स की बात कर रहे हैं कि उसमें नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होंगी। और उसके बाद जो है हमने बात की है कि और जो हमारे पास हिडन लेयर्स हैं, इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के लेयर्स हैं, हिडन लेयर्स, उनके यूनिट्स की तादाद कितनी होगी, उसमें हम लोग कितने यूनिट सेट करेंगे। तो ये दो चीज़ें बच्चों उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जो हम लोग कंसिडर करते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं अपने लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर की तरफ। नेक्स्ट याद है हम लोगों को आर्किटेक्चर डिफाइन हो गया, हमारी लेयर्स डिफाइन हो गई हैं, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉस फंक्शन की, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और वो बताता है द क्वांटिटी दैट विल बी मिनिमाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और ये वो क्वांटिटी है जो हम मिनिमाइज करेंगे किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। इट रिप्रेजेंट मेजर ऑफ द सक्सेस फॉर द टास्क एट हैंड। और इससे हमें पता चलता है कि हम उस काम को किस हद तक जो है वो उसमें कामयाब रहे हैं। और ऑप्टिमाइजर जो होगा वो करेगा डिटरमाइंस हाउ द नेटवर्क विल बी ऑप्टिमाइज्ड बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शंस। और फिर हमारे एक ज़रूरत पड़ेगी ऑप्टिमाइजर की। और ऑप्टिमाइजर भी हमारे पास क्या होगा, एक मॉड्यूल है जो हमारे नेटवर्क्स के अंदर क्या काम करेगा, अपडेट करेगा वेट्स को और बेस को बनाएगा हमारे लॉस फंक्शंस के लॉस कोड को बेस बनाते हुए। इट इम्प्लीमेंट्स करेगा स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ द स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंडेंट एसजीडी में लिखा है। इसके डिफरेंस जो है हमारे पास ऑप्टिमाइजर हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको देता हूँ। तो उसमें से हमने एक कॉपी किया है जो एसजीडी के नाम से है, जिसका नाम है स्टोकेस्टिक्स ग्रेडियंट डिसेंट के नाम से। और नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क्स दैट हैज मल्टीपल आउटपुट्स। अगर ऐसा नेटवर्क हमने डिफाइन किया है जिसकी जो आउटपुट होगी वो मल्टीपल होगी, मे हैव द मल्टीपल लॉस फंक्शंस, लिहाजा उनके लिए भी क्या होगा, मल्टीपल लॉस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना वन पर आउटपुट, यानी हर आउटपुट के ऊपर जो है वो हमें एक लॉस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। बट द ग्रेडियंट डिसेंडेंट प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन द सिंगल स्केलर लॉस वैल्यूज पे बेस करता है। तो लिहाजा सो फॉर द मल्टी लॉस नेटवर्क्स ऑल लॉसेस आर कंबाइन करेंगे और फिर उनमें क्या करेंगे, हम लोग एवरेजिंग करेंगे इनटू द सिंगल स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा, अब क्योंकि इनपुट भी हमारे आउटपुट जो है हमारे पास ज्यादा है, तो लिहाजा हमारे लॉस फंक्शन भी क्या होंगे, हर एक आउटपुट के लिए हम एक लॉस फंक्शन रखते हैं इस केस के अंदर। तो आइडिया ये है कि हम उसमें से क्या करेंगे, उनकी एवरेज देखेंगे और वो एवरेज क्या बन जाएगा, एक सिंगल स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अच्छा, अब ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन से लॉस फंक्शंस हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग उनमें से किसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस स्लाइड्स के ऊपर ये जो है मैंने एक ब्रीफली जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बेस लाइन आपको उसकी आर्किटेक्चर दिया है। व्हेन इट कम्स टू कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज क्लासिफिकेशंस है या रिग्रेशंस है या सीक्वेंशियल प्रेडिक्शंस है, देयर आर द सिंपल गाइडलाइंस यू कैन फॉलो टू चूज द करेक्ट लॉस। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आपके पास एक बाइनरी प्रॉब्लम है यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो यू कैन यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को यूज करेंगे। और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन क्या है, तो ये जो है लॉस क्रॉस एंट्रोपी फंक्शंस को मैं नेक्स्ट जो है इन डिटेल जो है एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने फिलहाल इसका एक कंसेप्ट बनाया कि अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आता है तो वी यूज द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को यूज करेंगे। इसी तरह से अगर मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आता है आपके पास, तो यू प्रेफर द कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी को यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम आता है हमारे पास, तो मीन स्क्वायर्ड एरर को हम यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सीक्वेंशियल लर्निंग प्रॉब्लम है तो वी यूज द कनेक्शनिस्टिक टेम्पोरल क्लासिफायर, यानी सीटीसी से कहा जाता है इन शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगेन रिमेंबर्स स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है। बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में हम इसे यूज करेंगे। इस तरह कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी है जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे। मीन स्क्वायर्ड एरर है जो हम रिग्रेशंस के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कनेक्शन टेम्पोरल क्लासिफायर है, लॉस फंक्शंस इसे हम सीक्वेंशियल लर्निंग के लिए यूज करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट एग्जांपल आ रही है बच्चों, उसमें मैं ये कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करूंगा। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि मैं उसमें बाइनरी, अगर वो मैंने सेंटीमेंट एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन का ये
लॉस फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास के ऑप्टिमाइजर। हम अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजर क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनमें से हम कौन सा यूज करेंगे, उन्हें हम किस तरह से स्टार्ट में समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि वी कैन डिवाइड द ऑप्टिमाइजर इनटू टू फैमिलीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंडेंट ऑप्टिमाइजर कहलाएगा एक टाइप उसकी, और दूसरी को हम कहते हैं एडॉप्टिव जो है ऑप्टिमाइजर। अब इन दोनों में क्या फर्क है, हमारा सवाल ये है। तो दिस रिवीजन इज जो है एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन एन ऑपरेशनल एस्पेक्ट पर हम बेस करती है, विच फोर्स यू टू मैनुअली ट्यून द लर्निंग रेट। अगर या तो आप जो है उनका लर्निंग रेट जो है उसे मैनुअली ट्यून कर रहे होंगे, ठीक है, यदि वो जो आपके जो वेट्स को सजेस्ट करना है उसको आप मैनुअली उसको एक लर्निंग रेट देते हैं, उसकी बेस पर वो उसे क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और इसको इस केस में हम क्या कहेंगे, इसको ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम है। व्हाइल ऑटोमेटिकली अगर हो रहा है तो ये एडॉप्टेटिव एल्गोरिथम्स हैं, दैट्स व्हाई यू हैव दिस नेम। तो इस ये देखिए एडॉप्टेटिव जो है ऑप्टिमाइजर्स में ऑटोमेटिकली हुई वो जो है वो लर्निंग रेट सेट होता है, ठीक है, याद रखना ये लर्निंग रेट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट होता है। जबकि ग्रेडियंट डिसेंडेंट ऑप्टिमाइजर्स के अंदर क्या होता है कि वी हैव टू मैनुअली सेट द लर्निंग रेट को हम मैनुअली सेट करते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहा करें, ये प्रैक्टिस अच्छी होती है, इससे में चीज़ों को रिमेंबर करने में बहुत आसानी रहती है। अब ये हैं कौन कौन से, यहाँ देखिए ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं डिसेंडेंट की, तो वहां पर हमारे बैच ग्रेडियंट डिसेंडेंट है। इसके बाद स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंडेंट की बात करते हैं, इसी तरह मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंडेंट है। और एडाप्टिव डिसेंडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेड के बाद है एडा डेल्टा है, इसके बाद आरएमएस ड्रॉप है। तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करूँगा जो होगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली लर्निंग रेट खुद सेट करेंगे, जबकि इस केस में हमें क्या होता है कि वी हैव टू सेट अप दी लर्निंग रेट, हमें खुद सेट करना होता है। दीज आर द टू ऑप्टिमाइजर्स टाइप्स है मेजरली, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये हम स्टार्ट में हम इन्हीं से स्टार्ट लेंगे और इसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो एनाटॉमिकल एक डिस्कशन थी, ताकि जो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हमें समझ आ सके कि किस तरह से हम लोग लेयर्स को समझ सकते हैं और फिर किस तरह से मॉडल्स बनाएंगे। और मॉडल्स जो है वो किस तरह के हैं, सिक्वेंशियल्स है, मल्टी हेडेड है, या टू जो है हमारे पास किस तरह का आर्किटेक्चर जो है हमने अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए सिलेक्ट करना है। और इसके बाद लॉस फंक्शंस हम डिटर्मिनेशन है कि वो कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको एक स्टार्ट में तारुफ दिया कुछ का कि हम बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो हम लोग किस तरह का जो है वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास मल्टी क्लास आता है प्रॉब्लम्स, तो हम कैटेगोरिकल जो है क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से रिग्रेशन केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, और हमारे पास अगर टाइम सीरीज डेटा है उसको हमने मैनिपुलेट क्या करेंगे। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की आज की तरफ आते हैं कि रीति रास जो है हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, और आखिर हमने इसको सिलेक्शन किया है, इसकी पॉपुलैरिटी किस हद तक है, तो ये मैं यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करूँगा आप लोगों से। तो किरास जो है हैज द फॉलोइंग की फीचर्स है। इट अलाउज द सेम कोड टू रन सीमलेसली ऑन द सीपीयू एंड जीपीयू। अब देखिए, पहला एडवांटेज तो ये है कि आपने जो एक कोड लिख लिया है वो आप सीपीयू पर भी एक्सप्लोर करवा सकते हैं, और जीपीयू जो हमारा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, इस तरह के प्रोसेसर है, तो उसके ऊपर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट हैज़ अ यूजर फ्रेंडली एपीआईज, और इसकी जो एपीआईज हैं वो वेरी यूजर फ्रेंडली हैं, दैट मींस जो क्विकली प्रोटोटाइप डीप लर्निंग मॉडल आप इसमें आसानी से बना सकें। नेक्स्ट इट है द बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द कन्वोल्यूशनरी न्यूरल नेटवर्क्स के लिए सपोर्ट है, यानी कंप्यूटर वीएम्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह से अगर आपने रिकरेंट नेटवर्क्स को भी सपोर्टेड है, यानी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग आपने परफॉर्म करनी है, ये कोई एक इनमें से कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों भी हैं, तब भी ये क्या है हमें बिल्ट इन सपोर्ट देता है। नेक्स्ट सपोर्ट्स नेटवर्क आर्किटेक्चर है, यानी हम एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, और लेयर शेयरिंग्स हैं, उसमें हम कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी आर्किटेक्चर में कुछ भी तब्दीली कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। इट मीन्स किरास जो है इज अप्रोप्रिएट फॉर बिल्डिंग द एसेंशियली एनी डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए ये क्या है, हमें सपोर्टेड है फॉर फ्रॉम अ जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स,
ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चल के कि जिस तरह से हमारे पास ये एडवर्सल नेटवर्क्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं, डीप जूम वगैरह, और ये जो है न्यूज़ जो हमारे पास स्टोरी राइटिंग्स वर्क है, तो इसमें हमें किस तरह से नेटवर्क जो है वो हेल्पफुल हैं। टूल जो है न्यूरल ट्यूरिंग मशीन्स बनाने में ये किस तरह से मदद करेगा। Next Equitas is a distributive under the premises जो MIT license है, which means it can be freely used in commercial projects में आप इसे free use कर सकते हैं। और इसकी अगर compatibilities की बात करें तो Python 2.7 से onward ये क्या है compatible है, और ये mid 2017 के अंदर क्या हुआ launch हुई। उसके बाद है Keras has a fell over the 2 lakhs users है, और ये 2 lakhs users जो है उसमें रेंजिंग में आते हैं academic researchers and engineers की हम बात करें यहाँ पर। ये एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड की नहीं है, बल्कि रिसर्चर एंड इंजीनियर्स की जो है तादाद हमने यहाँ डिस्कस किया कि 2 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं इसके एट द बोथ स्टार्टअप एट द लार्ज कंपनीज टू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड द हॉबियस्ट, यानी ग्रेजुएट्स में कंपनीज भी शामिल हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, और कुछ शौक रखने वाले जो डीप लर्निंग को जानना चाहते हैं इसमें जो है वो सारे इसके अंदर के हैं शामिल हैं। नेक्स्ट Keras इज यूज्ड इन गूगल के अंदर इसकी एप्लीकेशन हो रही है इस वक्त प्रेजेंटली, नेटफ्लिक्स में है, यूपर्ड है, सर्न है, यल्प है, स्क्वेयर्स, ये अमेरिकन इदारे हैं, बहुत बड़े बिजनेस के हैं, कुछ जो है रिसर्च है, फिजिक्स पे रिसर्च हो रही है, तो ये सारे इदारे भी जो है इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स के अंदर, एंड हंड्रेड्स ऑफ द स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन दी वाइड रेंज ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो Keras is also popular framework on the Kaggle, the machine learning competition websites है। ये भी मैंने आपसे कहा था कि आपने Kaggle को विजिट करना है और उसको जो है टॉप कंपटीशंस हैं उनमें से एक्सप्लोर करना है कि कौन सी अप्रोच जो है मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंट की गई। दिस इज यूटिकल असाइनमेंट है, तो आपने उसमें से मुझे 5 बेस्ट अप्रोच को एक्सप्लोर करके देना है। Where the almost every recent deep learning competition has been run using क्लास मॉडल्स है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो कह रहे हैं कि रिसेंटली जो कंपटीशन हुए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं जिसमें इस अप्रोच का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये एक जो है ग्राफिकल जो कंपैरिजन है कि यहाँ पर टेंसरफ्लो है, Keras है, कैफे है, थिनो है, टॉर्च है, पाईटॉर्च है, कि हाउ मच इज द पॉपुलरिटीज इन गूगल सर्च की अगर हम उसको जो है डाटा को ले और देखें तो यहाँ पर सबसे जो लीडिंग है वो टेंसरफ्लो है, और इसके बाद जो है हमारे पास Keras है, उसके बाद कैफे है, थिनो है, टॉर्च एंड पाईटॉर्च है, एंड इट मीन्स दिस इज इन दिस एनवायरनमेंट द टॉप जो है हमारे पास 5 में इंक्लूडेड है। सो जो है इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इसमें अपनी जो थ्योरेटिकल्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट कर देखेंगे। नेक्स्ट ये कि Keras इज अ मॉडल लेवल लाइब्रेरी है। मॉडल लाइब्रेरी क्या मतलब होता है, प्रोवाइडिंग द हाई लेवल बिल्डिंग ब्लॉक्स देती है फॉर द डेवलपिंग डीप लर्निंग मॉडल्स के, जबकि कहती है डज नॉट हैंडल द लो लेवल ऑपरेशंस को ये हैंडल नहीं करती, सच एज द टेंसर मैनिपुलेशन एंड डिफरेंशिएशंस जो है मैथमेटिकल हम करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस को ये हैंडल जो है लो लेवल को नहीं करती, बल्कि क्या करती है, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन द स्पेशलाइज्ड वेल ऑप्टिमाइज्ड टेंसर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करती है, जो लाइब्रेरीज बनी हुई है, और वो लाइब्रेरीज किसमें इम्प्लीमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर्विंग एज द बैकएंड इंजन ऑफ द Keras क्या क्या है, रेदर देन चूजिंग अ सिंगल टेंसर लाइब्रेरी इट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द Keras टू कैट लाइब्रेरी के Keras जो है हैंडल द प्रॉब्लम इन अ मॉड्यूलर वे है। अब यहाँ पर अगर आप लेयर बाय लेयर देखें तो अगर सीपीयू है हमारे पास और दूसरी यानी वहाँ पर जीपीयू इम्प्लीमेंटेशन है, और सीपीयू के इसके अंदर देखें यहाँ पर जो है वो आइगन्स जो है, यानी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मैथमेटिकल जो है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो टेंसरफ्लो, थिनो, एनसीएन का लेयर्स है, यानी जो Keras है एक्चुअली एपीआई प्रोवाइड कर रही है, और अंडरलाइन जो इसके ऑपरेशनल फंक्शनैलिटीज है वो डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क्स जो है उनकी लेयर्स वर्कआउट करती हैं। और इसी तरह देखा जीपीयू है तो यहाँ देखें क्यूडा एंड द क्यूड डीएनएन है, हमारे पास ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो टेंसर से है, थिनो एनसीएनटी के अंदर, और ये मैं अभी नेक्स्ट जो है आपको इसको फाइनली डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए सेवरल डिफरेंट बैकएंड इंजन्स हैं कैन बी प्लग सीमलेसली टू द Keras के अंदर है। पहला इंजन देखें, करंटली द 3 एग्जिस्टिंग बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, टेंसरफ्लो बैकएंड पे चल रही है, तीनों बैकएंड है, या माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव टूलकिट सीएमटी के एज अ बैकएंड पे इसके,
और इन द फ्यूचर इट इज लाइक क्लास विल बी एक्सटेंडेड टू वर्क विद इवन मोर डीप लर्निंग एग्जीक्यूशन इंजन्स। आप देखें बैकएंड पे जो इसके आप समझिए इंजन्स हैं, समझिए लाइब्रेरीज हैं, वो वही हैं जो टेंसर फ्लो इम्प्लीमेंट हो रही है। इस तरह से तीनों बैकएंड्स पे है और माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव टूलकिट है। और ये नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से मजीद जो है वो इंजन्स क्या होंगे इसमें एक्सटेंड होते जाएंगे। तो टेंसरफ्लो, सीएनएन, द तीनों आर द सम ऑफ द प्राइमरी प्लेटफॉर्म से डीप लर्निंग के लिए आजकल तो ये क्या है, अगर आप देखें तो तीनों जो है हमारे पास ये डेवलप बाय द MILA लैब्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द डीप मॉन्ट्रियल, इसको डेवलप किए। टेंसरफ्लो क्या है हमारे पास, इज डेवलप बाय द गूगल्स। और CNT के क्या है हमारे पास है अनदर लाइब्रेरी से और द डीप लर्निंग इज डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। और इसके बाद हमारा TensorFlow and the Sino and the CNV Keras is able to run the seamlessly on the both CPU and GPU। अब क्योंकि इन तमाम की फंक्शनलिटीज तो इसे यकजा करके यूज कर रहे हैं, तो लिहाजा ये CPU और GPU दोनों इन्वायरमेंट्स में क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल पॉसिबिलिटीज इसकी बनती है। So when running on the CPU, TensorFlow is itself wrapping a low-level library for the tensor operation called the Eigen है। And next जो है अगर GPU, तो TensorFlow wraps a library well optimized deep learning operation called NVIDIA CUDA के नाम से है, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी, QDNN का नाम देते हैं हम। तो यानी ऑटोमेटिकली जो लाइब्रेरीज है वो चेंज हो जाती है, लेकिन हम जस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन देते हैं, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करता है लो लेवल पे कि किस तरह का हमारे पास इस वक्त जो है ऑपरेशन है, उसके मुताबिक वो जो है अंडरलाइंग जो आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक उस लाइब्रेरी को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है जो आज का बच्चों वो है हमारे पास सेटअप, जो किरास जो है वर्क स्टेशन को हम किस तरह से बनाएंगे। इसे सो सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ मैं आपको उसके स्टेप्स बताता हूँ, आपने स्टेप से इसको परफॉर्म करके देखना है। अगर आपसे ये हो जाए वेल एंड गुड, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो देन वो मुझे मैसेज कर सकता है। और इसकी मैं वीडियोस भी एक शो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से भी देखकर इसको इस इन्वायरमेंट को सेटअप कर लें, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो हम लोग इसका प्रैक्टिकल जो है वो एग्जांपल एक पूरी कंप्लीट बनाएंगे। तो वो मेरे साथ आपने बनानी है, उसमें हर जो है वो पॉइंट्स और किस तरह से राइट डाउन करना है, और वो हमारा आर्किटेक्चर किस तरह से बिल्डअप होता है, लॉस फंक्शन किस तरह से सेटअप होता है, ट्रेनिंग कैसे होगी, डाटा को प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, और ये सारे स्टेप्स जो है डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी करूँगा और प्रैक्टिकली आपको बनाकर भी दिखाएंगे। तो ऑन द एनवायरनमेंट इसमें देखें, पहले स्टेप तो ये हो गया इंस्टॉल कर दें अगर आपने पाइथन इंस्टॉलेशन पहले से की हुई है और वो ये स्पेसिफाइड जो है उसके ऊपर वर्जन नहीं चल रहा। डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा पाइथन 3.7 को, और इसके बाद ओपन करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर को। उसमें आपने क्लिक करना है इन्वायरमेंट के ऊपर। वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड करना एक इन्वायरमेंट का जो है टैब दिखाई देगा, आपने उस टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक क्रिएट न्यू इन्वायरमेंट का एक वहाँ पर ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करते उसको नाम रख देना है किरास। इसके बाद जो है ऑन द एनवायरनमेंट व्यू जो है क्रिएटेड इंस्टॉल्ड है टेंसरफ्लो, तो लिहाजा वहाँ पर जो है आप ऊपर ऑप्शन में देना जो है टेंसरफ्लो लिखना है। तो जितने ऑप्शन आए टेंसरफ्लो के उनको आपने क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसी तरह से फिर आपने ऊपर जो है वो क्लास को लिखना है। उसके बाद जो है उसकी क्लास की दो ऑप्शन आएंगे, दोनों को सेलेक्ट करके उसको भी आपने इंस्टॉल करना है। इसके बाद साथ जुपिटर, इस नए इन्वायरमेंट में आपका जुपिटर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा साथ में। इसके बाद आपने उसकी जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है और यहाँ पर आपने ऊपर सबसे पहले जो है वो इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एंड द क्लास को लिखना है अलग अलग लाइन्स में, और आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो मैसेज आ जाएगा कि बैकएंड पे जो है क्लास के वो टेंसरफ्लो ऑन कर दिया है। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह लेक्चर पूरी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दूंगा और वो आप जो है उसके साथ उस पर परफॉर्म करेंगे। तो अब तक का इतना आपने करना है और इसी लेक्चर को जो है अच्छे से दोबारा से सुनना है और इन कंसेप्ट को अभी से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और अगर किसी को उसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो देन ही और शी कैन आस्क क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उससे जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग्स है। तो इसके अलावा अगर किसी का सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है कि वो डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सके अपने सिस्टम पे, तो वो गूगल कोलैब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो गूगल कोलैब इज अ प्लेटफॉर्म हेल्पिंग मशीन लर्निंग एजुकेशन रिसर्च में हेल्पिंग के लिए बनाया गया। तो ये से मैंने लिंक भी दिया है colab.research.google.com। और इसके बाद आप देखें नोटबुक स्पेस ऑन द जुपिटर एंड आईपाइथन स्पेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है जुपिटर नोटबुक।
और फ्री है। TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट सपोर्टेड है, ये पाइथन 2.7 एंड पाइथन 3.6 तक ये सपोर्टेड है। उसके बाद टेंसर फ्लो जो है, साइकिलर्स है, पैटप्लॉट्स है, पाइथॉर्च है, एक्सेट्रा इंस्टॉल्ड है इसके ऊपर। आपको ये नहीं इंस्टॉल करने पड़ते, आप जस्ट उसको कोड करते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। बैश कमांड्स सपोर्टेड है, यहाँ पर आप अपने बैश कमांड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, गटअप, रेपो है, गेटअप, गिस्ट है, एक्सेट्रा इंटरलॉक है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली वो आपको उन्हीं जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन पर भी आपको स्विच में वहाँ पर क्या होती है, बहुत आसानी रहती है। 2 डेज लेक्चर समरी को हम देख लेते हैं बच्चों आखिर में। आज के हमने एनाटॉमी ऑफ द न्यूरल नेटवर्क को समझा, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। आपने जो है परेशानी होना कि लेयर्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेयर्स को मैंने आपको बताया कि लेयर्स के हैं। और इसके बाद फिर मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स बिल्डअप होती हैं नेटवर्क ऑफ लेयर्स, यानी इन्हीं लेयर्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं मॉडल्स का। और फिर मॉडल को, आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के बाद वी हैव टू डिफाइन द लॉस फंक्शंस एंड देन वी हैव टू डिफाइन द ऑप्टिमाइजर्स। दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। ये मैं डिटेल नेक्स्ट लेक्चर जो है अपनी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आपको साथ में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ें। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू किरास के बारे में बताया, किरास के साथ टेंसरफ्लो एंड तीनों CNT का एक इंट्रोडक्शन दिया आपको, और किस तरह से ये बैकएंड पर वर्क कर गए हैं इंजन्स, और इनके ऊपर जो है वो किरास एज API वर्कआउट करता है, जो CPU एंड GPU के लिए सेम हम कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो डेवलपिंग किरास का कोई कोड भी हो गया। सेटिंग अप डीप लर्निंग वर्कस्टेशन की आपको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, और आप नेक्स्ट में इस वर्कस्टेशन को रेडी कर लेंगे, और इन डिटेल जो है वो फिर हम इसको एक प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल के साथ एवेल्युएट कर देखेंगे। तो आज तक का लेक्चर हमारा यहीं तक है बच्चों। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।